लंबे इंतजार के बाद एमपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इसमें से कई नाम बेहद चौंकाने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय कल से बना हुआ है वो दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें राजगढ़ सीट से एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में उतारा जा रहा है। कोई नई बात नहीं है, चूंकि दिग्विजय सिंह पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे कि उन्हें राजगढ़ से उतारा जा सकता है, तो पार्टी ने भी ठीक किया। वैसे ही इन सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को इतना लंबा मंथन क्यों करना पड़ा और आखिरकार इन नामों में कौन कौन से नाम खास हैं, इन सभी विषयों पर मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी आशुतोष। उनसे जानेंगे कि इस सूची में जो 12 नाम आए हैं उनके क्या मायने हैं। इसके अलावा जो 6 सीटें अभी होल्ड की गई हैं, उन्हें होल्ड करने के पीछे का कारण क्या है। आशुतोष जी, कांग्रेस ने जो 12 नामों की सूची जारी की है उसमें से अभी भी 6 सीटें होल्ड हैं। इन 12 नामों की सूची में क्या खास है और क्यों खास है? देखिए अंकित, सबसे पहले जब इन 12 सीटों की का जिक्र होता है, इन 12 सीटों के प्रत्याशियों को देखते हैं तो या तो उनमें से वो प्रत्याशी हैं जो धनबल से बिल्कुल भरपूर है, या फिर दूसरे अगर कोई नाम देखा जाए तो यह वहां पे वर्तमान विधायक हैं, वहां वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, या फिर वो उसी सीट से पहले भी चुने गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को वहां से टिकट दिया गया है। सबसे बड़ा नाम यहां आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, जिन्हें राजगढ़ से एक बार फिर लड़ाया जा रहा है। लगभग 32 साल बाद राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को फिर से सांसद प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस पार्टी ने। इससे पहले भोपाल में थे, जहां पर अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दिग्विजय सिंह से बार बार पूछा जा रहा था कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय है, तो जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। अब चुनौती इनके पास भी है कि वहां से भी चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं थे। तो चूंकि उनका पुराना क्षेत्र रहा है, जिसके चलते दिग्विजय सिंह एक बार फिर 84-92 के बाद 2024 में वहां से चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद सागर की बारी आती है, तो सागर में बड़ा नाम आता है गुड्डू राजा बुंदेला। गुड्डू राजा बुंदेला का सीधा संबंध है बुंदेलखंड से। ललितपुर में इनका परिवार है और बड़ा देखा जाए तो वहां पर समृद्ध राजनीति वाला परिवार है। इनके पिताजी वहां से पूर्व सांसद रह चुके हैं। गुड्डू राजा ललितपुर में अच्छी खासी राजनीति में सक्रिय थे। 2023 जैसे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आया, वैसे ही गुड्डू राजा ने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। लगभग 3 से 4 हजार गाड़ियों का काफिला लेकर आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और अब कांग्रेस पार्टी उन्हें सागर लोकसभा से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। राजगढ़ के बाद बारी आती है गुना की। चूंकि लगातार यहां देखा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह को गुना से चुनाव लड़ाया जा सकता है, राजा के सामने महाराजा और महाराजा के सामने राजा की स्थिति बन सकती है, लेकिन अरुण यादव की काफी मंशा थी गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। चूंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो 2019 में जो गुना से सांसद है केपी यादव समाज से आते हैं, वहां पर यादव समाज के काफी वोट बैंक है, जिसके चलते ही अरुण यादव को अब अपने मालवा से बुलाकर यहां गुना से चुनाव लड़ाने की बात आ रही थी और अरुण यादव का काफी मन था चुनाव लड़ने का। अब अरुण यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधी चुनौती देंगे। इसी के साथ ही अब राजधानी भोपाल लगभग 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा थी, दिग्विजय सिंह से उनका सामना हुआ था, लेकिन दिग्विजय सिंह हार गए थे। अब अरुण श्रीवास्तव को यहां से मौका दिया गया है। अरुण श्रीवास्तव कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो धनबल है और लगातार शुरू से ही अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, प्रभारियों की बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार चंदा लेकर चुनाव लड़ेगी, लोगों के सहयोग के साथ चुनाव लड़ेगी। तो यहां पर देखा जाए अगर अरुण श्रीवास्तव की बात आती है तो पैसा है, पैसे के साथ ही चुनाव लड़ने की ललक भी थी। धनबल से एक और चीज याद आती है कि कांग्रेस के द्वारा कई और ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया है, जैसे कि होशंगाबाद सीट से संजय शर्मा तेंदुखेड़ा, जो कि काफी धनाढ्य हैं और कहा जाता है कि एमपी की राजनीति में जो सबसे रईस विधायक है उनमें से एक वो हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ने से पहले अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टिकट दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के संजू शर्मा भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। 2023 के चुनाव में संजू शर्मा अपना चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अब मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा।
क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार पूरा का पूरे नरेंद्र मोदी के फेस पर और इस जिस तरीके की पूरी स्थिति बनी हुई है देश में, उसको लेकर कि हर आदमी डरा हुआ है। संजू शर्मा इससे पहले कहते नजर आते थे कि मैं अपने क्षेत्र में आप किसी भी स्थान से चुनाव लड़ा दीजिए, मैं कहीं से भी जीत जाऊंगा। चूंकि नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये देखा जाए तो प्रो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर अच्छी तासीर, अच्छी स्थिति है देखने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा जाए कि जबरन करके उनका नाम सामने लेकर आए और चुनाव लड़ाया गया है। और ये बात सही है कि संजू शर्मा की वहां से चुनाव लड़ने की बिल्कुल मंशा नहीं थी। संजू शर्मा का ये कहना था, अभी देखिए हाल फिलहाल में संजू शर्मा का जन्मदिन निकला है, तो जन्मदिन के दौरान जो भोपाल में होर्डिंग फ्लैक्स लगे हैं वहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी पंजा का निशान नहीं है। लेकिन अब चूंकि ऐसी स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के सामने, ऐसी स्थिति बन चुकी है कि किसी ना किसी को तो चुनाव लड़ाना होगा। और अभी भी 6 सीटों पर वो सीधा नाम डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि जी बिल्कुल कांतिलाल भूरिया एक बार फिर मैदान में उतरे हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि जो रतलाम और झाबुआ सीट है वो भाजपा के लिए इस बार टफ सीटों में से एक सीट है। चूंकि पिछली बार जो स्थिति बनी थी उससे बिल्कुल अलग स्थिति है इस बार। जो वर्तमान मंत्री हैं और उनकी वाइफ को, अनीता नागौर को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो मतलब कितना टफ मुकाबला हो सकता है? क्या पिछली बार जो मात्र 6% से भारतीय जनता पार्टी 6% के वोट शेयर से जीती थी, इस बार क्या स्थिति है, क्या जीत पाएगी पार्टी? देखिए, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी खाते में गई थी, वो है छिंदवाड़ा। और लगभग 3 दिन पहले से अगर स्थिति देखी जाए तो छिंदवाड़ा की स्थिति भी डगमगाई हुई नजर आ रही है। कमलनाथ भी कहीं घबराए हुए नजर आ रहे हैं, उनका पूरा परिवार मैदान में सड़कों पर उतर चुका है। लेकिन अगर यहां पर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात की जाए तो झाबुआ रतलाम जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं हल्की सी फंसी नजर आ रही है। चूंकि नागर सिंह जो कि मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है और टिकट देने के बाद ये चीजें नजर आ रही हैं कि जो उनकी पत्नी है अनीता सिंह, वो क्षेत्र में एक्टिव नहीं रही हैं, वो हाउसवाइफ रही हैं। लेकिन उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है और वहां पर इस तरीके के समीकरण बने हैं। चूंकि वहां पर लोगों से बातचीत की तो समीकरण इस तरीके के हैं कि वो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और भील जो समुदाय है वहां के लोगों की इच्छा थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनका प्रतिनिधित्व जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट किसी भील समाज के व्यक्ति को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते नाराजगी है। वहां से बाप भी एक्टिव है, जयेश भी एक्टिव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। तो अगर इस समय अगर वर्तमान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सारी जो लोकसभा सीट में से अगर किसी लोकसभा सीट में थोड़ी सी हल्की फुल्की डगमगाने की स्थिति नजर आ रही है तो वो सीट है रतलाम झाबुआ। बिल्कुल आशुतोष, आपने इन सभी सीटों का विषयवार एनालिटिक्स करके दिया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने 6 सीटें होल्ड कर दी हैं। कौन सी सीटें हैं और आखिर अब उन सीटों पर क्या पेच फंस गया है जो आखिर तक, चूंकि पहले चरण के जो नामांकन है वो भरने लगे हैं, अभी मंगलवार से केवल उम्मीदवारों के पास 2 दिन बचेंगे नामांकन के लिए। ऐसी स्थिति में भी अभी 6 उम्मीदवार होल्ड किए गए हैं, क्या मायने हैं? देखिए, अलग अलग स्थिति बनी है। सबसे पहले जो सूची जारी की गई उसमें नकुलनाथ का नाम सामने आ गया क्योंकि साहब नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा से। दूसरी सूची जारी की गई, उसमें कहा कि आनन फानन में चुनाव लड़ना है, लड़ाना है और किन्हें लड़ाना है वो देख लिया जाए। तो दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनाव लड़ा दिया जाता है। जिसके बाद तीसरी सूची अभी आनी बाकी है जहां पर 6 नाम आएंगे और 6 नाम में से ऐसी लोकसभा सीटें जैसे विदिशा। अब विदिशा से कौन चुनाव लड़ने तैयार होगा? जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, इतनी अनुकूल स्थिति होने के बावजूद भी लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। मैं 1 मिनट टोकूंगा आपको, रैली नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान का अपना एक तरीका होता है चुनाव प्रचार करने का, वो रैलियों के जैसे नहीं कर रहा है। वो व्यक्तिगत लोगों से 1 टू 1 मिल रहे हैं, लाडली बहनाओं से अलग बात कर रहे हैं, हितग्राहियों से अलग बात कर रहे हैं, लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं विदिशा लोकसभा सीट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपने आप में एक टारगेट लिया है कि अब की बार 11 लाख पार। मतलब जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो शिवराज सिंह को एक उपहार स्वरूप 11 लाख के फूलों का जो हार है वो पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस को वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई। अब कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जो वहां पर वर्तमान विधायक हैं उनसे ये अपील कर रही है कि आप आइए मैदान में और लोकसभा चुनाव लड़िए। जैसे फंदेलाल सिंह मार्को हैं, उनसे कई बार बोला गया था कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन
काफी मशक्कत करने के बाद, काफी प्रेशर, काफी फोर्स लगाने के बाद उन्होंने इस टिकट को स्वीकार किया। लेकिन फुंदेलाल तो पहले ही जाके, अभी जब उनका टिकट घोषित नहीं हुआ था उसके पहले नामांकन दर्ज कराए हैं। लेकिन इस तरह की ये स्थिति बनी थी ना, जब यहां से आला कमान ने कहा उनसे कि आप जाइए चुनाव लड़िए, पहले उनकी मंशा नहीं थी। जो वहां के क्षेत्रवासी, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका भी मन नहीं था कि फुंदेलाल सिंह मार को वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी कम मार्जिन के साथ जीती थी। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अब आखिर में जो भी 6 सीटों की नाम सामने आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि आपको जाना है और चुनाव लड़ना है। तो बिल्कुल ये था पूरा एक विषयवार एनालिटिक्स, जिसमें आशुतोष ने बिल्कुल सरल तरीके से बताया है कि आखिरकार जो 12 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किए हैं, उन सीटों पर क्या स्थिति रहेगी और किन स्थितियों में कांग्रेस ने अपने जनप्रतिनिधियों को यहां से टिकट दिया है। अब देखना यह होगा कि ये जो 6 सीटें होल्ड की गई हैं, इन सीटों पर कब उम्मीदवार घोषित होते हैं और कौन उम्मीदवार घोषित होते हैं। जो भी हो, चुनाव से जुड़ी हुई, एमपी के लोकसभा सीटों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।